Bismillahirrahmanirrahim. Students, we are studying chapter 7, chemistry 9th class. That is about electrochemistry. In previous lectures, we have discussed different things of this chapter regarding oxidation reduction reactions, certain short questions, oxidation state, rules, etc. These things were discussed. In today's lesson, we are to discuss Nelson cell. For the manufacture of sodium hydroxide from brine. Brine, that is the concentrated aqueous solution of sodium chloride. सोडियम क्लोराइड का कंसंट्रेटेड एक्वा सॉल्यूशन होता है ब्राइन। तो इससे सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनाया जाता है, इसकी मैन्युफैक्चर को आज हम देखते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है इसको सोडा ऐश सॉरी कास्टिक सोडा भी कहते हैं। इसको कास्टिक सोडा NaOH को कास्टिक सोडा भी कहते हैं। तो बताया कि ये नेल्सन सेल के अंदर प्रोड्यूस होता है बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। और ये कंसंट्रेटेड एक्वा सॉल्यूशन NaCl का जो है इसको ब्राइन कहते हैं। अब नेल्सन सेल की कंस्ट्रक्शन क्या है, इसमें स्टील टैंक होता है। ये जो आप देख रहे हैं ये सारा क्या है, ये स्टील टैंक है। बाहर को स्टील टैंक है, ये जिसको लेबल भी किया इन्होंने, ये यू शेप इधर जो आप देख रहे हैं ये स्टील का टैंक है। अब इसके अंदर ग्रेफाइट का एनोड है, ये सेंटर में ग्रेफाइट का एनोड है। That is suspended in this U-shaped perforated iron cathode. ये जो आप देख रहे हैं ये परफोरेशंस हैं। परफोरेशंस में सुराख, ये सुराख है ताकि इसमें से सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन जो है वो परकोलेट कर सके, नीचे गिर सके इस कैच बेसन के अंदर। ये वाला कैच बेसन है, ये जो बीकर है इसको ही कैच बेसन कहा। यस सर, ये एनोड और कैथोड तो रेज है सर, ये तो लेकिन ये मटेरियल बना हुआ है। एनोड और कैथोड का क्या है सर? एनोड और कैथोड तो रेज है, लेकिन यहाँ आयरन कैथोड बना हुआ है, बड़ा ये ग्रेफाइट एनोड बना हुआ है। सर ये तो मटेरियल्स बने हुए हैं। तो एनोड और कैथोड बेटे मटेरियल के बने होते हैं। एनोड कैथोड आप क्या कह रहे हैं, रेज होती है? ये मेरा मतलब सर इलेक्ट्रॉन्स को कैथोड इलेक्ट्रॉन्स को कहा जाता है ना? नहीं, कैथोड इलेक्ट्रॉन्स को बिल्कुल नहीं कहते। कैथोड के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अब्जॉर्ब होते हैं। कैथोड के ऊपर रिडक्शन होती है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। इलेक्ट्रॉन्स को कैथोड नहीं कहते। कैथोड तो मटेरियल का बना होता है, किसी न किसी मटेरियल का बना होता है। जैसा यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो एनोड है वो ग्रेफाइट का बना हुआ है, जबकि जो कैथोड है वो ये आप देख रहे हैं ये कैथोड आयरन का कैथोड है, परफोरेटेड। बेटे कोई क्वेश्चन है तो मेरे से पूछें। एनी क्वेश्चन? सर ये तला है हमारा। हाँ जी, तला, ये तला है। तला क्या प्रॉब्लम है? सर तला क्लास में ही नहीं है। आवाज है तो शोर किस साइड से आ रहा है? सर पता नहीं कोई बच्चा था राना जी, अपने नाम से वो सुने किया था। ओके से साइलेंट। तो बेटे आयरन का कैथोड है, ये जो परफोरेटेड आप देख रहे हैं सुराखदार, जिसमें इन्हीं सुराखों में से ही सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन परकोलेट करेगा इनटू द कैच बेसन। और इसके अंदर एस्बेस्टॉस की लाइनिंग होती है, पूरी लेयर होती है इसके अंदर एस्बेस्टॉस की। ये एस्बेस्टॉस जो है डायफ्राम के तौर पे काम करेगी। ठीक है, लेकिन इंटरनली लाइंड विद एस्बेस्टॉस डायफ्राम। डायफ्राम क्या होती है? थिन लेयर ऑफ मटेरियल होती है जो कि पार्टीशन बनाती है। अब ये पार्टीशन बन रही है और इसमें से सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो नीचे परकुलेट कर सकता है, इसमें से पास हो सकता है, नीचे आ सकता है, बाकी सोल्यूशन अंदर रहेगा। और जो NaCl का सोल्यूशन है वो अंदर रहेगा। सोडियम आयंस और हाइड्रोक्साइड आयन इसमें जो बचते हैं वो आपस में मिलकर NaOH बनाते हैं, वो नीचे स्पीकर में इकट्ठा हो जाएगा, जिसे हम कैच बेसन कह रहे हैं। कंस्ट्रक्शन दोबारा देख लें कि बाहर ये स्टील का टैंक है
और उसके अंदर ये यू शेप जो आप देख रहे हैं, यू शेप, ये आयरन का कैथोड है जो परफोरेटेड है, और उसके अंदर एस्बेस्टॉस की लाइनिंग होती है। एस्बेस्टॉस डायफ्राम के तौर पे एक्ट करती है, उसकी लाइनिंग है अंदर, और सेंटर में ग्रेफाइट का एनोड है। सेंटर में ग्रेफाइट का एनोड है। इसकी कंस्ट्रक्शन क्लियर है सबको? अब हम रिएक्शंस को देखते हैं, जो डिफरेंट रिएक्शंस होंगे एनोड, कैथोड और कैथोड के ऊपर। इसमें आपने देखा कि NaCl का एक्वा सॉल्यूशन है। इट मींस कि इसमें सोडियम आयंस भी हैं, क्लोराइड आयंस भी हैं, और हाइड्रोजन आयन और OH आयन भी है, क्योंकि वाटर के अंदर सॉल्यूशन बना हुआ है। ठीक है, इसमें सॉल्यूशन में सर ये तल्ला जानबूझ के ही तंग किया जा रहा है, दूसरों के नाम से इंटर रोड। नहीं सर, ये कोई और बच्चे एंटर हो रहे हैं, वो कर रहे हैं इससे। नेशनल सेल की वर्किंग देखें। जैसे मैंने आपको बताया कि एक्वा सॉल्यूशन जो सोडियम क्लोराइड का है, इसमें सोडियम आयंस, क्लोराइड आयंस, हाइड्रोजन आयंस और OH नेगेटिव आयंस मौजूद हैं। अब ये आयंस मूव करेंगे टुवर्ड्स देयर रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स। अब यहाँ पे दो आयंस मौजूद हैं, तो जो आयन प्रेफरेंशियली डिस्चार्ज हो सकता है वो डिस्चार्ज होगा, बाकी जो है वो सॉल्यूशन में रहेगा। जैसा आप देख रहे हैं कि दो नेगेटिव आयंस हैं, क्लोराइड आयंस और OH नेगेटिव आयंस। बटे याद रखें, यहाँ पे प्रेफरेंस जो है वो OH नेगेटिव आयंस की है, लेकिन क्लोराइड आयंस की कंसंट्रेशन चूंकि ज्यादा है, लिहाजा क्लोराइड आयन डिस्चार्ज होंगे, OH नेगेटिव आयन सॉल्यूशन में रहेंगे। इधर से सोडियम आयंस और हाइड्रोजन आयंस हैं, इन दोनों में से सोडियम आयंस मोर एक्टिव है, चूंकि सोडियम मेटल, ये सॉल्यूशन में रहेंगे आयंस, और हाइड्रोजन आयंस डिस्चार्ज होंगे। तो कैथोड के ऊपर हाइड्रोजन आयन डिस्चार्ज होंगे, हाइड्रोजन गैस बनेगी, जबकि एनोड के ऊपर क्लोराइड आयंस डिस्चार्ज होंगे और क्लोरीन गैस हासिल होगी। जो क्लोरीन गैस है, ये आप देखें यहाँ पे, ये जो डोम शेप से स्ट्रक्चर बनी हुई है, क्लोरीन गैस यहाँ से इस आउटलेट के जरिए बाहर निकाल ली जाएगी। एनोड के ऊपर जो क्लोरीन इकट्ठी होगी इस डोम शेप स्ट्रक्चर में, यहाँ से इस पाइप के जरिए उसको हम बाहर निकाल लेंगे। जबकि हाइड्रोजन गैस जो कैथोड पे बनी है, वो ये साइड्स पे आउटलेट शो किया है आपको, ये जो आउटलेट है, इसमें से हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। तो हाइड्रोजन गैस बनी है कैथोड पर, और एनोड पर कौन सी गैस बनी है? बड़े एनोड पे कौन सी गैस बनी है? क्लोरीन गैस है, ये आप देख रहे हैं, इजान एहसान। सर मैं थोड़ा इंटरनेट इशू आया सर, वो मेरे से इतना आवाज नहीं आ रही मुझे आगे, इंटरनेट इशू है थोड़ा। बाकी स्टूडेंट्स को आ रही है बस? यस सर। ओके, तो बेटे क्लोरीन गैस है जो एनोड पे बनी है, और हाइड्रोजन गैस कैथोड, क्लोरीन गैस एनोड पे और हाइड्रोजन गैस कहाँ बनी थी? कैथोड पे। ये चीजें आपको एक्सप्लेन की यहाँ पे कि हाइड्रोजन आयंस जो हैं, दे आर डिस्चार्ज एट द कैथोड, और हाइड्रोजन गैस बनती है दैट एस्केप्स थ्रू अ पाइप। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन जो है, क्योंकि देखिए बाकी आयंस बच कौन से गए हैं? ये सोडियम आयंस बच गए हैं और OH नेगेटिव आयंस बच गए हैं। ये आपस में मिलकर सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन बनाएंगे, और ये परकुलेट कर जाएगा इनटू द कैच बेसन। परकुलेट करना, नीचे सीपेज कर जाएगा, डायफ्राम में से गुजरकर नीचे बीकर में गिर जाएगा। देखिए ये नीचे आ रहा है, ये जो ड्रॉप्स आप देख रहे हैं, ये NaOH ड्रॉपिंग कर रहा है, तो नीचे बीकर में यानी कैच बेसन में ये इकट्ठा हो जाएगा। हाँ जी, वर्किंग क्लियर है आपको? नेल्सन सेल की वर्किंग, रिएक्शन से इसके रिएक्शन दोबारा देख लें। देखिए NaCl जो है, इसके सोडियम आयंस बने हैं और क्लोराइड आयंस बने हैं। अब एनोड के ऊपर जो रिएक्शन हो रहे हैं, एनोड पे आप जानते हैं हमेशा ऑक्सीडेशन होती है, क्लोराइड आयंस ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, क्लोरीन गैस बन रही है और इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए। जबकि कैथोड के ऊपर जो है वो रिडक्शन का प्रोसेस होता है। अब रिडक्शन के प्रोसेस में हाइड्रोजन आयंस को जो है आपने यूज करना है इसमें। कैथोड के ऊपर बेटा रिडक्शन होगी, हाइड्रोजन आयंस कैथोड पे जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे, हाइड्रोजन के एटम्स बनेंगे, और ये हाइड्रोजन के एटम्स आपस में मिलकर हाइड्रोजन गैस बनाएंगे।
ये हाइड्रोजन गैस है जो कि आपको यहाँ पे शो किए रिलीज होती है। ये ओवरऑल रिएक्शन शो किया, ओवरऑल नीचे शो किए हैं। यहाँ पे सोडियम आयंस और हाइड्रोक्साइड आयंस का बताया, जो बाकी बच जाएंगे ये आपस में मिलकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये परकुलेट करके इस कैच बेसन में कलेक्ट हो जाएगा। ओवरऑल रिएक्शन के अंदर देखें तो सोडियम क्लोराइड का वाटर में सोल्यूशन था। ओवरऑल हमारे पास हाइड्रोजन गैस बनी है, क्लोरीन गैस बनी है और NaOH बना है। ये प्रोडक्ट्स हैं। इसके बाद ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि एनोड ऑफ डाउनसेट इज मेड अप ऑफ अ नॉन मेटल, व्हाट इज इट्स नेम? नॉन मेटल कौन सी थी जिसका बना हुआ था एनोड? बेटे ग्रेफाइट का बना हुआ था। एनोड ग्रेफाइट का बना हुआ था डाउनसेल में। व्हाट्स द फंक्शन ऑफ दिस एनोड? एनोड का फंक्शन क्या था? सर क्लोरीन, सर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ क्लोरीन। यस, क्लोराइड आयंस जो हैं उनकी ऑक्सीडेशन हुई थी एनोड पे, जैसे इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए थे और क्लोरीन गैस प्रोड्यूस हुई थी। सेकंड क्वेश्चन, वेयर डज द सोडियम मेटल इज कलेक्टेड इन डाउन सेल? बेटा सोडियम मेटल जो है इट फ्लोट्स ओवर डेंस मिक्सचर ऑफ सॉल्ट, ठीक है, सॉल्ट मिक्सचर होता है जिसके ऊपर ये फ्लोट करती है एंड इज कलेक्टेड इन अ साइड ट्यूब। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट्स द नेम ऑफ द बाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड इन डाउन सेल? बता सकते हैं डाउन सेल में बाई प्रोडक्ट कौन सा बना था? बड़े क्लोरीन है। सोडियम मेटल हमने कलेक्ट करनी होती है और क्लोरीन जो प्रोड्यूस होती है ये बाई प्रोडक्ट कंसीडर होता है। चौथा क्वेश्चन, आर एनोड्स ऑफ डाउन सेल एंड नेल्सन सेल मेड ऑफ सेम एलिमेंट? इफ यस, व्हाट्स इट्स नेम? बट सेम ही एलिमेंट होता है और नाम क्या उसका? ग्रेफाइट। कार्बन, कार्बन का एलोट्रॉप है ग्रेफाइट। पांचवा क्वेश्चन, व्हाट्स द शेप ऑफ द कैथोड इन नेल्सन सेल? शेप आपने देख ली कि इट इज यू शेप्ड। इसकी शेप क्या है? यू शेप। व्हाई इज इट परफोरेटेड? ये परफोरेटेड क्यों है? परफोरेटेड इसलिए है ताकि सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन जो है इट कैन परकुलेट थ्रू इट इनटू द कैच बेसन, ताकि सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन इसमें से गुजरकर कैच बेसन में जा सके। छठा क्वेश्चन है कि व्हिच आयंस आर डिस्चार्ज्ड एट कैथोड इन नेल्सन सेल एंड व्हाट इज प्रोड्यूस्ड एट कैथोड? आज नेल्सन सेल में कैथोड के ऊपर कौन से आयन डिस्चार्ज हुए थे? अभी आपने देखा है हाइड्रोजन आयंस, हाइड्रोजन आयन डिस्चार्ज हुए कैथोड पे। और कौन सी चीज प्रोड्यूस हुई थी? गैस कौन सी प्रोड्यूस हुई? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई। नेक्स्ट क्रोयन। क्रोयन एक क्या है? स्लो एंड कॉन्टिन्यूअस ईटिंग अवे जो है किसी भी मेटल की बाय द सराउंडिंग मीडियम, इसको कहते हैं क्रोयन। किसी मेटल का मेटल को जैसा कि लोहे को जंग लगता है तो ये भी क्रोयन है। जंग लगना यानी जो रस्टिंग है ये एक एग्जांपल है क्रोयन की। क्रोयन किसी भी मेटल की हो सकती है, लेकिन जो आयरन की क्रोयन है उसको रस्टिंग कहा जाता है। सराउंडिंग मीडियम क्या है? मॉइस्चर होगी, ठीक है, नमी है और ऑक्सीजन, ये दोनों चीजें होनी चाहिए रस्टिंग के लिए या क्रोयन के लिए। तो बेटे ये रेडॉक्स केमिकल रिएक्शन होता है ड्यूरिंग क्रोयन that takes place in the presence of air and moisture। मेटल्स के साथ एयर और मॉइस्चर की प्रेजेंस में ये जो रेडॉक्स रिएक्शन होता है इसके रिजल्ट में जो वो रस्ट प्रोड्यूस होता है। जो मेटल्स की क्रोयन हम कह सकते हैं कि होती है। मोस्ट कॉमन एग्जांपल क्रोयन की जो है उसको बताया गया कि रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन एक एग्जांपल है क्रोयन के प्रोसेस की। बाकी मेटल्स में की क्रोयन में और आयरन की जो क्रोयन है जैसे हम रस्टिंग कह रहे हैं इसमें डिफरेंस है। अभी मैं आपको बताता हूँ आगे। रस्टिंग ऑफ आयरन बताया कि क्रोयन ऑफ जनरल, क्रोयन तो एक जनरल टर्म है, यही क्रोयन जब आयरन की होगी हम इसको रस्टिंग कहेंगे। अब इसकी कंडीशंस क्या है रस्टिंग की? बड़े मॉइस्चर, मॉइस्ट एयर मींस कि नमी भी होनी चाहिए और हवा भी होनी चाहिए, क्योंकि हवा की ऑक्सीजन और नमी दोनों मौजूद हो तो रस्टिंग होती है। Rusting will not take place if a water is present but air is not present। ठीक है, नमी हो हवा ना हो रस्टिंग नहीं होगी। इसी तरह अगर हवा है और वाटर नहीं है
तब भी रस्टिंग नहीं होगी, ये दोनों चीजें मौजूद होंगी तो तब रस्टिंग होती है। रस्टिंग की जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री ऑफ रस्टिंग प्रोसेस, ये आपको एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पे। आप पता है कि स्टेन्स और डेंट्स जो हैं आयरन की सरफेस के ऊपर, स्टेन्स वगैरह कोई दाग लगे हों, कहीं कोई डेंट्स यानी कि वो बेंड हो जाता है जहाँ पे, तो वो ऐसी साइट्स हैं जहाँ से रस्टिंग स्टार्ट होती है। ज्यादा रस्टिंग होगी ऐसी जगहों पे, रस्टिंग शुरू होगी वहां से जहाँ पे डेंट्स हों या जहाँ पे स्टेन्स हों। ये वो रीजन है, बताया कि इस एनोडिक रीजन इसको कहा जाता है, क्योंकि ये रीजन एनोड के तौर पे काम करते हैं और इन रीजन्स पे ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है कि आयरन के जो एटम्स हैं वो ऑक्सीडाइज होते हैं, आयरन आयंस बनते हैं और इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं। ये जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये ऑब्जेक्ट को डैमेज कर देता है, क्योंकि एटम उसके मुसलसल आयंस बनते रहते हैं और ये आयंस आगे आयरन के केस में अब रस्ट बनता जाएगा और आयरन जो है इट विल बी कॉन्टिन्यूअसली ईटन अवे। बट ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हुए हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स आप देख रहे हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेटल के थ्रू, जो मेटल शीट है उसके थ्रू मूव करते हुए ये जब उस रीजन पे पहुंचेंगे जहां पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, ठीक है, नियर द सरफेस दैट इज सराउंडेड बाय वाटर, जहां पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, जब ये आयंस वहां पहुंचते हैं तो वो रीजन कैथोड के तौर पे एक्ट करता है और इलेक्ट्रॉन्स रिड्यूस करते हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयंस। ये जैसा आप रिएक्शन देख रहे हैं, हाइड्रोजन आयंस की प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन्स रिड्यूस करेंगे ऑक्सीजन को और वाटर प्रोड्यूस होगा। अब ये हाइड्रोजन आयंस कहां से आ रहे हैं? बेटे हाइड्रोजन आयंस आते हैं कार्बोनिक एसिड से, और कार्बोनिक एसिड जो है ये कैसे प्रोड्यूस होता है? हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्शन करती है तो कार्बोनिक एसिड प्रोड्यूस होता है। कार्बोनिक एसिड आयोनाइज होकर बाइकार्बोनेट आयन, जिसको हम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं, और हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करता है। तो ये हाइड्रोजन आयंस थे जिनकी प्रेजेंस में इन इलेक्ट्रॉन्स ने ऑक्सीजन को रिड्यूस किया है और वाटर प्रोड्यूस हुआ। बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर क्या होता है? कार्बोनिक एसिड बनता है, इसको बताया गया। मतलब कि यही वजह है कि एसिडिक मीडियम एक्सेलरेट करता है प्रोसेस ऑफ रस्टिंग को। एसिडिक मीडियम रस्टिंग के प्रोसेस को एक्सेलरेट करता है, यानी तेज कर देता है। तो क्या आप देख रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं कैसे यूज है? ये आयरन से, ये किसी भी मेटल से जिसकी ऑक्सीडेशन से जो निकलते हैं, तो हाइड्रोजन की प्रेजेंस में वो इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं टू ऑक्सीडाइज ऑक्सीजन एंड वाटर इज प्रोड्यूस्ड। ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन बेटा देखें ये होता है आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन आयंस। ये आयरन जो है इसने इलेक्ट्रॉन्स दिए थे, आयरन ने इलेक्ट्रॉन दिए थे और हाइड्रोजन आयन की प्रेजेंस में वो इलेक्ट्रॉन यूज हुए इस ऑक्सीजन को रिड्यूस करने में। अब रिजल्ट के तौर पर जो प्रोडक्ट्स बने वो फेरस आयंस बने हैं और वाटर प्रोड्यूस हुआ है। बताया कि ये जो फेरस आयंस बनते हैं ये स्प्रेड हो जाते हैं थ्रू आउट द सराउंडिंग वाटर और रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन के साथ टू फॉर्म सॉल्ट, दैट इज हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। Fe2O3 जो है फेरिक ऑक्साइड है, जो कि NH2O मीन N नंबर से है, नंबर ऑफ वाट, कुछ वाटर के मॉलिक्यूल साथ मिल जाएंगे। तो ये रस्ट है, ये जो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड है ये रस्ट है। ये देखें ओवरऑल जो क्वेश्चन लिखी गई रस्टिंग की, कि आयरन आयंस हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस है, आगे वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐड हो रहे हैं, तो इससे रस्ट बन रहा है और हाइड्रोजन आयंस आगे प्रोड्यूस हो रहे हैं। हाइड्रोजन आयंस तो ये यूज होते जाएंगे और ये रस्ट है जो बढ़ता जाएगा और पूरा आयरन इस से डैमेज हो जाता है। इस इक्वेशन की बैलेंसिंग बेटा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये देखें दो Fe आयंस हैं, तो इधर राइट साइड पे भी दो Fe के हो गए एटम। ऑक्सीजन को आप देखते हैं, ऑक्सीजन देखें ये 1/2 O2 का मतलब है एक एटम ऑक्सीजन का, क्योंकि दो को जब 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे वो एक हो जाएगा। और दो वाटर के मॉलिक्यूल यहाँ पे थे, तो दो ऑक्सीजन जो है वो ये हो गई, ठीक है, दो ऑक्सीजन ये वाली होगी और एक ऑक्सीजन ये वाली, तो 3 ऑक्सीजन होगी। तवज्जो से समझ लेना इसको, दो ऑक्सीजन के एटम ये और एक ऑक्सीजन के एटम ये 3 हो गए। ये आप देखें Fe2O3 के 3 ऑक्सीजन के एटम जो है वो बैलेंस हो गए। उसके बाद ये NH2O बिल्कुल ये वाले ही आप समझेंगे, ये 2 + NH2O का मतलब क्या है कि 2 H2O के मॉलिक्यूल अलग हैं और NH2O के मॉलिक्यूल अलग हैं। N मॉलिक्यूल अलग हैं, दो अलग हैं, दो को हमने यूज किया है। इवन उन दो से देखें 2 to 4 जो
4 हाइड्रोजन के एटम बन रहे हैं, ये इन 4 हाइड्रोजन आयन से बैलेंस हो रहे हैं, और बाकी जो NH2O थे वो NH2O एज सच ही Fe2O3 के साथ मौजूद हैं। तो इस तरह से बेटा ये क्वेश्चन बैलेंस हो जाती है। किसी को कंफ्यूजन है तो पूछ लें ऐसे क्वेश्चन की बैलेंसिंग में। एनी स्टूडेंट? नो सर। ओके, रस्ट लेयर ऑफ आयरन जो है जो बनती है बट ये पोरस होती है, सुराखदार होती है, एंड इट डज नॉट रीजॉइन करना। अभी टाइम कितना है? अभी है 3 मिनट, हम कवर कर लेंगे, बस रीजन की जरूरत नहीं है। तो बड़ी ये पोरस होती है, इसमें से ऑक्सीजन और वाटर जो है वो नीचे आयरन तक पहुंचता रहता है और रस्टिंग का प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। होल पीस ऑफ आयरन जो है इट इज ईटन अवे। ठीक है, पता चल गया कि जो रस्ट है पोरस होने की वजह से रस्टिंग का प्रोसेस कंटिन्यू रहता है और पूरा आयरन जो है दैट इज ईटन अवे। आगे आपको ये डायग्राम के साथ जस्ट यही प्रोसेस एक्सप्लेन किया गया है। ये देखिए आयरन के एटम आयोनाइज हुए जो कि स्प्रेड हो रहे हैं इस पानी के अंदर, और जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो मेटल के थ्रू इधर जा रहे हैं जहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा थी, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन जहाँ ज्यादा थी, तो उस ऑक्सीजन को रिड्यूस किया इन इलेक्ट्रॉन्स ने हाइड्रोजन आयंस की प्रेजेंस में, तो वाटर प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, आप रस्टिंग का ओवरऑल प्रोसेस आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन फ्रॉम एयर और नमी जो है वो भी यूज हो रही है। तो ये जो फेरस आयंस बने थे उससे फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बना जो कि रस्ट है, और ये रस्टिंग कंटिन्यू रहती है। क्यों कंटिन्यू रहती है? क्योंकि बनने वाला जो रस्ट है वो पोरस होता है, और पोरस होने की वजह से ऑक्सीजन भी और नमी भी नीचे पहुंचते रहते हैं और पूरा आयरन जो है दैट इज ईटन अवे। यहाँ पे आपको बताया गया एल्यूमिनियम का नेक्स्ट कि एल्यूमिनियम की रस्टिंग क्यों नहीं होती। एल्यूमिनियम जो है इसकी करोनियन क्यों नहीं होती, या रस्ट करोनियन तो होती है कि इसके ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बनती है, लेकिन रस्टिंग इसलिए नहीं होती क्योंकि जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बनती है वो नॉन पोरस होती है। नॉन पोरस होने की वजह से वो ऑक्सीजन को या नमी को नीचे एल्यूमिनियम तक नहीं पहुंचने देती, और रिजल्ट ये होता है कि जो एल्यूमिनियम नीचे वाली है वो बिल्कुल सही रहती है। सिर्फ सरफेस पे एक बारीक सी लेयर बनेगी एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, और वो चूंकि नॉन पोरस है, वेरी हॉट मटेरियल की लेयर होती है, तो वो ऑक्सीजन और वाटर को स्टॉप करेगी फ्रॉम रीचिंग द इंटैक्ट एल्यूमिनियम। जैसा रस्ट में हमने देखा था कि वो पोरस था, उसमें से वाटर भी और ऑक्सीजन भी नीचे आयरन तक पहुंच रहे थे और आयरन की रस्टिंग कंटिन्यू रही, द होल पीस वाज ईटन अवे। लेकिन एल्यूमिनियम का ऐसे नहीं होगा। पता है कि व्हेन आयरन corrodes its color changes and produces large red flakes known as rust। ठीक है, उसके लार्ज फ्लेक्स से बनेंगे, लेयर से बनेंगे जो उतरती रहती हैं, जिसको हम रस्ट कहते हैं। अनलाइक एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है पता है द एक्सपेंडिंग एंड फ्लेकिंग ऑफ रस्ट एक्सपोजेस न्यू मेटल सरफेस टू फर्दर रस्टिंग। पता है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड के बरअक्स जो रस्ट है, जो आयरन का ऑक्साइड है, इसकी लेयर उतरती रहती है और नीचे जो न्यू मेटल है उसकी करोजन कंटिन्यू रहती है, एंड द होल पीस ऑफ आयरन इज ईटन अवे। आज स्टूडेंट्स क्लियर है आपको ये चीजें? बाकी प्रिवेंशन हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे। जी सर। सर मैं मुझे पता नहीं चला, ये क्लास का टाइम काफी जल्दी था तो मैं लेट आया हूँ सर, प्लीज अटेंडेंस लगा दीजिए। ओके, अटेंडेंस में आपके मेंशन कर दूंगा। ओके। ओके, अल्लाह हाफिज।